नमस्कार साथियों। और भाई, क्या हाल है? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर के साथ। और ये सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर कोई भी स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको लुसेंट का जीके पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको भली भांति मालूम होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लुसेंट जीके के इतिहास से। हम शुरू से शुरुआत करेंगे और अंत तक जाएंगे। इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे आज। उसके बाद भूगोल देखेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर जितने भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और इस भारतवर्ष का जिक्र हमें महाकाव्य तथा पुराणों में मिलता है, जिसे भारत को भारतवर्ष के नाम से वर्णन किया गया है, तथा जिसका अर्थ होता है भारत का देश। ठीक है, पुराणों तथा महाकाव्यों में भारत में जो रहते थे, भारत के जो निवासी थे, उनको भारतीय कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, यूनानी जो यात्रा करने भारत में आए थे, वे भारत को इंडिया कहकर वर्णन किए। उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, जिसे हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, और जिसका वर्णन हमें पुराणों तथा महाकाव्यों में भी देखने को मिलती है। और भारतवर्ष का अर्थ हो गया भारत का देश। और भारत का देश में जो निवास करते हैं उनको भारतीय कहा जाता है। ठीक है, और यूनानी जो यात्री थे, उन्होंने भारत को इंडिया कहा, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए पढ़ने की सुविधा के अनुसार हम लोगों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों भागों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। किसी भी जगह के किसी भी स्थिति के बारे में अगर हमें जानना है, तो विभिन्न स्रोतों के जरिए हमको वहाँ की स्थिति के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वे 4 स्रोत कौन कौन से थे? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ये 4 स्रोत ऐसे हैं जिसकी मदद से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धर्म ग्रंथ कि भारत में कौन कौन से धर्म ग्रंथ थे जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चला। तो सर्वप्रथम भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है, उसे वेद को माना गया है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना गया है। वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद माने गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किसको कहा जाता है? ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, इस वेद के पढ़ने वाले को हम लोग होत्री कहते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद कहा जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएं। और जो इस वेद को पढ़ते हैं, वैसे ऋषि को हम लोग होत्री कहते हैं। ठीक है,
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ऋग्वेद है इससे हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है कि आर्यों के राजनीतिक जीवन किस प्रकार थे, उनकी इतिहास रहन सहन किस प्रकार से थे, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये आपको याद रखना है कि जो गायत्री मंत्र है वो कौन सा वेद में वर्णित है। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्ति है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उस समय पुरुषार्थ के 4 वर्ण माने जाते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तथा इन चारों वर्णों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों, इन चारों वर्णों का उत्पत्ति हुआ था। मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति माना जाता है, भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पत्ति माना जाता है, जांघाओं से वैश्य का उत्पत्ति माना जाता है तथा चरणों से शूद्र का उत्पत्ति माना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। और ये जो 4 वर्ण वर्णित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चारों जातियों की स्थितियों, व्यवसायों तथा दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को विभेद करती थी, उनका वर्णन करती थी। ठीक है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ही 52 अवतार का वर्णन हमें देखने को मिलती है। इसमें इंद्र के 250 तथा अग्नि के 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वेद आता है उसको देखते हैं, उसे हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। तो चलिए जानते हैं यजुर्वेद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं, सस्वर पाठ होते हैं या फिर बलि के समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, उन सारे विषय वस्तुओं का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। और इसके जो पाठनकर्ता होते हैं उसके अर्धोयु कहा जाता है। ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, अर्थात कि आपको कविता के रूप में तथा कहानी के रूप में, दोनों ही रूपों में इस वेद का वर्णन मिलता है। ठीक है। उसके बाद है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठनकर्ता को उद्धात्री कहा जाता है। ठीक है। जो ऋचाओं को गाया जा सकता है, मतलब कविताओं के रूप में इस वेद का वर्णन किया गया है। और इस वेद का जो पाठनकर्ता होता है, इस वेद का जो अध्ययन करते हैं, उसे उद्धात्री कहा जाता है। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग को क्या क्या वर्णन मिलते हैं, इन सब को आपको जानना जरूरी है। जैसे कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्स्य आदि, इन सभी विषयों का संकलन हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इस टाइप से कि सभा एवं समिति के प्रजापति को किस प्रकार से दिखाया गया है। तो उसे प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में दिखाया गया है। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, तथा सबसे नवीनतम या फिर सबसे बाद में जो वेद आया वो है अथर्ववेद। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, ताकि वेदों को भली भांति समझ सके। वे 6 वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांगों की रचना की गई थी ताकि वेदों को लोग भली भांति समझ सके। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और भारतीय इतिहास में कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो पुराणों से मिलता है। और पुराणों की जो रचयिता है उसे लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। इनकी संख्या 18 है। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भगवत में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। ठीक है, और पुराणों से संबंधित वंश आप देख लीजिएगा कि विष्णु पुराण है जो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना एवं प्रामाणिक माना गया है। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों एवं शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी गई है। ठीक है, कथाओं के बारे में जानने के लिए हम लोग पुराणों का सहारा लेते हैं। वहीं स्मृति में सबसे पुरानी तथा प्राचीन एवं प्रामाणिक जिसे माना गया है स्मृति ग्रंथों में उसे मनुस्मृति कहा जाता है। यह सूंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, और यह ग्रंथ सबसे फेमस था सूंग काल में। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें प्राचीन इतिहास की किस भाग की जानकारी हमें प्राप्त होती है? नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में हमें मनुस्मृति से ज्ञान प्राप्त होती है। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अपने कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, और जो हीनयान ने ग्रंथ लिखा था कथावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र उसके कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य को आरंभ कहा जाता था। और प्राचीन इतिहास में जो जैन साहित्य हुआ करते थे उनको हम आगम कहते थे। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास था वो कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? वो हमें कल्पसूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, इसीलिए हर एक बिंदु को जानना जरूरी होता है। हम लोग यहाँ देखें कि जैन साहित्य जो था उसे प्राचीन इतिहास में आगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जैन धर्म के बारे में हमें प्राचीन जो इतिहास में पता चलती है, प्राचीन इतिहास के बारे में वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में किन किन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है? इसमें जो महावीर के जीवन कृत्य उनके समकालीन सारे राजाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त को माना गया है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है।
जो अर्थशास्त्र था इसके लेखक चाणक्य को माना जाता है, चाणक्य है, ठीक है। और इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण है और इसमें हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित रजत रंगिनी इसमें फेमस है, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था, ठीक है। और कल्हण की सबसे जो इम्पोर्टेंट रचित बुक है वो है रजतरंगिनी, ठीक है। अरबों की संधि विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरब की संधि और विजय, जितने भी आक्रमण हुए अरबों से, उन सब का वृत्तांत हमें चचनामा में मिलते हैं। उसके लेखक अली अहमद को माना गया है, ठीक है। अष्टाध्याय संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक अष्टाध्याय को माना गया है, जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि, ठीक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कल्याण और गर्ग संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि विभिन्न पुस्तकों और महाकाव्यों, काव्यों तथा पुराणों से हमें कहाँ कहाँ से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विदेशी यात्रियों से जो यात्री आए भारत में यात्रा करने, उन यात्रियों से हमें भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, टेसियस। यह एक ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना गया है, ठीक है। सबसे पहला जो लेखक है यूनानी रोमन लेखक है टेसियस, ठीक है। यह ईरान का एक राजवेद था और भारत की यात्रा में आया था। इसके जो लेखक और इसने जो लेखन किया था और जो विवरण दिया था भारत के बारे में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, ठीक है, जिसके कारण इसे अभी भी उतना विश्वास नहीं किया जाता है और अविश्वसनीय माना गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हेरोडोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेरोडोट्स को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। इसकी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारसी के संबंध में वर्णन है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रट्स, आस्टिबोलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है, ठीक है। सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे जिसमें से निरियाकस थे, अनेसिक्रटस थे, आस्टियोबुलस थे, ये इन सब का जो विवरण है इनको अधिक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय माना गया है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। मेगास्थनीज भी इम्पोर्टेंट है। ये कब आया था? सेल्यूकस निकेटर के समय में आया था, उसका राजदूत के रूप में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था, ठीक है। और इसकी जो पुस्तक थी इसे इंडिका कहा जाता है। इसने मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद देखते हैं डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जो भी लेखक भारत में आए थे, इसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि ये किसके समय काल में आया था, किसके शासन काल में आया था और किसके साथ आया था, ठीक है। तो डायमेकस जो था ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन विवरण से संबंधित है। मौर्य युगीन विवरण इसका विवरण में मिलती है। उसके बाद देखते हैं डायोनीसियस, ठीक है। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। तो डायोनीसियस जो था ये टॉलमी फिलाडेल्फस
का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में ये आया था। उसके बाद नेक्स्ट है टोलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में हमें विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी। इस पुस्तक में कोई भी लेखक के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह, जितने भी बंदरगाह थे तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये तो थे यूनानी लेखक। उसके बाद हम लोग देखते हैं चीनी लेखक से कौन कौन से हमें जानकारी भारत के इतिहास के बारे में मिलती है। तो चीनी लेखक में सबसे महत्वपूर्ण 3 थे, फहियान, संयुगन और हुएनसांग। ठीक है, फाहियान के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। तो जो फहियान था ये एक प्रकार से चीनी से आया हुआ एक यात्री था, चीनी का लेखक था, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने भारत के मध्य प्रदेश राज्य के समाज में संस्कृति और वहाँ पे लोगों के रहन सहन के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरा है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। उसके बाद है हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसके विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उसके समय के भारत का वर्णन किया गया है। तो चीनी यात्री कौन कौन से थे जिन्होंने भारत का वर्णन किया था? सबसे पहला था फहियान, संयुगन, हुएनसांग और इत्सिंग। ठीक है, फहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग 518 ईस्वी इसमें भारत में आया था। संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था और हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है, इन सबको आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरबी लेखक कौन कौन थे। अरबी लेखक में इम्पोर्टेंट अल-रुबनी है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। जिस समय महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किया उस समय महमूद गजनवी के साथ अल-रुबनी आया। ठीक है, और ये अरबी भाषा में अपनी पुस्तक लिखी थी। इसके पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट जो है किताब अल हिंद या फिर तहकीक हिंद है, जिसमें भारत की खोज के बारे में बताया गया है। और इसकी जो पुस्तक है ये आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। इसमें राजपूत कालीन धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अन्य लेखक कौन कौन थे? तारानाथ, मार्को पोलो। तारानाथ जो था ये तिब्बती लेखक था। ठीक है, इसने कंग्युगर और तंग्युगर 2 पुस्तक लिखा था। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मार्को पोलो जो था 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम लोग देखते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनसे क्या क्या जानकारी हमें इतिहास के बारे में मिलती है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिली है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगोरा अभिलेख है। ठीक है,
उसके बाद है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो मध्य भारत में भागवत धर्म का विकास को दिखाया गया है, विकसित होने का प्रमाण हमें मिला है होलियोडोरस बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ से हमें मिला है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है ये हाथी के गुफा अभिलेख से हमें मिला है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी हमें सोहगोड़ा अभिलेख से मिला है। ठीक है, और सर्वप्रथम में भारत में जो हुन का आक्रमण हुआ था उनकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि साती प्रथा जो थी इसका पहला लिखित साक्ष्य हमें एरन अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होता है। ठीक है, एरन अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। ठीक है, ये साइंस के चैप्टर में आपको आगे मिलेगा कि जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनको क्या करते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और कश्मीर के जो बुर्जहोम स्थल थे, पुरास्थल थे, इन्हें गर्तावास गड्ढा घर का हमें साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहे जाते हैं। इसी को साहित्य में कसारपन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीनतम जो सिक्के हमें साक्ष्य के रूप में मिले हैं उन सिक्कों को हम लोग आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, और इससे जो इतिहास मिलते हैं उन्हें कसारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, और इन्हीं सिक्कों के मदद से हमें पता चलता है कि जो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का शुरुआत किया था वो यवन शासकों के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त को बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के लिए संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। हमें इन सिक्कों के जरिए ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त को बिना बजाते थे समुद्रगुप्त। ठीक है, और इससे उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी हमें मिलता है। अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी के पास है से रोमन सिक्के की प्राप्ति हमें हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई वे कहाँ से प्राप्त हुई, किन किन धर्म ग्रंथों से, किन किन अभिलेखों से या फिर किन विदेशी यात्रियों से प्राप्त हुई, उन सबको हम लोगों ने देख चुका है। आगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।